अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नौजवान की सच्ची दास्तान इबरत। वसीओ अरीज कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्रों पर चंद लोग फातिहा पढ़ रहे थे। कब्रिस्तान का गोरकन एक जगह कब्र खोदने में मगन था। उसके पास दो नौजवान खड़े अपनी गपशप में मसरूफ़ थे। दोनों की उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थीं। एक लड़का जिसका नाम मुदस्सर था थोड़ा सोगवार नज़र आ रहा था क्योंकि उसका कज़न कत्ल हो गया था। वो उसके चचा का अकलौता जवान बेटा था और उसकी शादी चंद दिन बाद तय थी। उसको किसी ने कत्ल कर डाला था। कातिल कौन था ये मालूम नहीं हो सका था। उसके वालिदैन पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। मौत बरहक है, मगर ऐसी मौत का तसव्वुर भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। खुशियाँ चंद कदम के फासले पर हों, नई ज़िंदगी के ख्वाब आँखों में हों और ज़िंदगी के हमसफ़र की याद दिन रात साथ हो। जहाँ वालिदैन ज़िंदा दरगोर हुए, वहीं आसपास के लोग सोगवार हुए। हंसता मुस्कुराता खूबरू लड़का चंद लम्हों में खाक में मिल जाने वाला था। दूसरा नौजवान था अतीक। वो मुदस्सिर का दोस्त था। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अतीक का ताल्लुक था तो गांव से, मगर वो शहर में रहता था। वो एक बातूनी और शरीर लड़का था, जबकि मुदस्सिर कम गो था, मगर दोनों ही में गहरी दोस्ती थी। शाम के साए ढल रहे थे। 1 घंटे तक मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी रात को ना रह सके यहाँ। मुर्दों की हिम्मत है भाई। अतीक ने इधर उधर देखते हुए कहा। हिम्मत वाली क्या बात है डियर, वो जिंदा नहीं है, उनको क्या डर, तुम भी अजीब हाँकते हो, मुदस्सिर ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा। अतीक ज़रा मुतासिर हुआ और बुरा सा मुंह बनाते अपने मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। इतनी देर में गोरकन कब्र को तैयार करके फारिग होकर उनकी जानिब आया। लो बच्चों, कब्र तो तैयार है, जब मैयत आ जाए तो आवाज़ दे लेना, मैं ज़रा झोंपड़े में आराम करने जा रहा हूँ। वो कपड़े झाड़ता मुड़ गया। मुदस्सिर कब्र के पास आया और उसमें झांकने लगा। पता नहीं फरिश्ते हिसाब कैसे लेते होंगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि कब लेते होंगे। अतीक ने पीछे से आकर फजूल हाँकी और मुदस्सिर के साथ खड़ा हो गया। अतीक, फजूल सवाल करना बंद करो खुदारा, ये सब मरने के बाद देख लेना, मुदस्सिर नागवारी से बोला। अतीक चंद सेकंड के लिए चुप हो गया। वो कब्र के पास खड़ा था। SMS आया। मोबाइल वाइब्रेशन पर था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वाइब्रेट होने पर वो एकदम डर सा गया और मोबाइल फिसल कर कब्र में गिर गया। वो बौखला गया। तुमसे तो कोई ढंग का काम नहीं हो सकता अतीक, मुदस्सिर ने अफसोस से सर हिलाया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार, गलती से गिर गया है। चलो निकालने में मेरी मदद करो, मैं अंदर कूदता हूँ, बाहर निकलने में मेरी मदद करना। वो लापरवाही से बोला और कुछ सुने बगैर छलांग मारकर अंदर चला गया। मोबाइल मिट्टी से अट चुका था। उसने साफ किया और मुदस्सिर की तरफ हाथ बढ़ाया। मुदस्सिर की मदद से वो ऊपर आ गया। यार मुदस्सिर, मैं एक बात सोच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अतीक बोला, ऐसे जैसे किसी अहम मामले पर गौर खोज कर रहा हो। मुदस्सिर ने उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए तो? मुदस्सिर के घूरने पर उसने एकदम बात को संभाला। अच्छा, मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूँ। वो ये कि अगर मोबाइल को अंदर लेकर मैं लेट जाऊँ और तुम ऊपर से बंद कर दो तो जाने फिर सिग्नल आएंगे या नहीं? ऐसा तजर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। मुदस्सिर ने मोबाइल निकाला और घर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करता करता वो थोड़ा रो पड़ा, पत्थर के ऊपर बैठ गया। अतीक वहीं खड़ा कुछ सोचों में गुम था। मुदस्सिर ने जब कॉल बंद की तो अतीक कहने लगा, क्या तुम ये भारी सिलें उठा लोगे मुदस्सिर? उसने कब्र के पास पड़ी 3-4 सिलों की तरफ इशारा करके कहा। हाँ उठा लूँगा, इसमें क्या बात है, ज़्यादा वजनी तो नहीं होंगी ना। मुदस्सिर काफ़ी सेहतमंद था, बल्कि जिम भी जाता था। फिर यूं करो कि मैं अंदर लेटता हूँ, तुम ये ऊपर रख देना, मैं तजर्बा करना चाहता हूँ। मुदस्सिर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने अतीक को मशकूक नज़रों से देखा। बस करो अतीक, ये कोई मजाक नहीं है, तुम ना कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ जाते हो कभी कभी।
अतीक को यसर लिए बगैर कब्र में झांकता रहा। अरे कभी तो मेरी बात को समझा करो मुदस्सिर मेरी जान, एडवेंचर भी कोई चीज़ होती है। जब तक जनाजा नहीं आता ये एडवेंचर करते हैं। अतीक ने उसके सामने आकर उसके गले में दोनों बाजू डाले और मनाने की कोशिश की। खूब जानता हूँ मैं तुम्हारे एडवेंचर्स को, बस करो यार। उसने बाजू हटाते हुए उकता कर कहा, तो तुम्हें क्या मसला है यार, देखो 5 मिनट की बात होगी, मेरी खातिर मान जाओ ना। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा, याद करोगे तुम मेरी शरारतों को फिर। अतीक जानता था कि मुदस्सिर ज़्यादा देर तक इनकार ना कर सकेगा। मुदस्सिर ज़िद हो गया, चंद मिनट बाद मान गया। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है अतीक, कुछ भी गलत हो सकता है और कोई भी आ सकता है, ये सब मजाक नहीं है, फिर बहुत डांट पड़ेगी हम लोगों को। कुछ नहीं होता मुदस्सिर, बस चंद मिनट की तो बात है। फिर उन दोनों ने सिलें उठाकर कब्र पे रखना शुरू कर दी। 3 सिलें रख दी, चौथी वो करीब ले आए। अतीक बहुत पुरजोश था। अब मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। वो जल्दी से कब्र में उतर गया। मिट्टी भी ना डाल दूँ तुम पर, मुदस्सिर दांत किचकिचा कर बोला और अतीक हंस पड़ा। ठीक है तुम मिट्टी ही डाल देना, तुम्हें इजाज़त है। इधर उधर देखकर उसने चौथी सिल उठाई। उसका ख्याल था कि ज़्यादा वजनी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए उसको तो पसीना आ गया, कुछ खौफ से और कुछ वजन से। कब्र को ढांप कर चंद सेकंड उसने सांस ली और मोबाइल निकाल कर अतीक के मोबाइल पर मैसेज किया, सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आराम का कैसी लग रही है। चंद सेकंड जवाब का इंतज़ार किया, फिर लिखा, क्या फरिश्तों से मुज़ाकरात करने लगे हो जो जवाब नहीं दे रहे। फिर भी जवाब ना आया। कहीं कीड़े तो नहीं खा गए, सुना है कब्र में वो भी होते हैं। फिर जब जवाब ना आया तो उसने कहा, अतीक जवाब दो वरना मैं उठा लूँगा सिलें। 3 मिनट गुजर गए मगर अंदर से कोई जवाब ना आया तो उसने कॉल मिलाई। आपके मतलूबा नंबर से जवाब नहीं आ रहा। मुदस्सिर को तो गुस्सा आ गया, हद होती है, इसे आज बाहर निकलने दो, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर दिया अपना अंदर जाकर। उसने कब्र के ऊपर ही से घूरा जैसे वो उसे देख रहा हो। मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और सिल पर हाथ डाला, मगर ये क्या, उसने अपना सारा जोर लगा दिया मगर सिल नहीं उठा पाया। उफ, ये क्या हो रहा है, शायद घबराहट में या मिट्टी में फंस गई है। उसने झुंझला कर एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहा। खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। अब क्या करूं, गोरकन चचा को बुलाकर लाता हूं। वो गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा जो कब्रिस्तान के तकरीबन इख्तिताम पर थी। झाड़ियाँ फलांगता तेज तेज भागकर वो झोंपड़ी के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, चाचा कहाँ हो तुम। फिर वो कपड़ा हटाकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। गोरकन चारपाई पर लेटा हुआ था। चाचा मेरे साथ चलो, अल्लाह के लिए मेरे दोस्त को बचा लो, वो मर जाएगा। मुदस्सिर तकरीबन रो पड़ा। क्या हो गया है पुत्र, सांप ने तो नहीं डस लिया? मैंने अभी इतना बुरा ख्वाब देखा कि क्या बताऊं। वो झुरझुरी लेकर बोला, आप मेरे साथ चलें बस प्लीज़। मुदस्सिर ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। वो मामला सीरियस देखकर जल्दी से उसके साथ हो लिया और जब कब्र पर पहुंचा तो दंग रह गया। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? गोरकन ने मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा और सवालिया नज़रों से मुदस्सिर को देखा। उसने उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया और गोरकन हैरान रह गया। मेरी मदद करें, ये सिलें उठाकर मेरे दोस्त को बाहर निकालें। गोरकन की आंखों में कई सवाल थे मगर उस वक्त उसने कोई सवाल नहीं किया। दोनों मिलकर सिलें उठाने झुके मगर नाकाम। दोनों ने अपना पूरा जोर लगा लिया मगर चारों में से कोई एक भी सिल अपनी जगह से ना हिली। मुदस्सिर अब सही मानों में कांप रहा था। खौफ की लहर दोनों के जिस्म में दौड़ गई। ये क्या किया तुम लोगों ने? अब क्या होगा? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना तुम लोग? मुदस्सिर ने इनकार में सर हिलाया और ज़मीन पर बैठता चला गया। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो जवाब देने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा था। मोबाइल पर बेल बजी तो उसने जल्दी से जेब से निकाला। एक उम्मीद, एक आस। दिल खदशात से धड़क रहा था मगर कॉल अतीक की नहीं, उसके बड़े भाई की थी। शाहिद भाई प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाएं। वो अतीक को बात अधूरी छोड़कर वो फूट फूट कर रो दिया। क्या बताता कि उसने अतीक को जिंदा दफना दिया महज एक एडवेंचर की खातिर। महज अतीक की बातों में आकर बताने को कुछ था नहीं। अतीक का हंसता मुस्कुराता चेहरा बस उसकी निगाहों में घूम गया और वो होश से बेगाना हो गया। इस वाक़े को 1 माह गुजर गया। मुदस्सिर की हालत अब कदरे बेहतर थी मगर वो चुप चुप रहता था।
اس کے بے ہوش ہونے کے بعد گورکن نے شاہد بھائی کو ساری صورتحال سنائی۔ شاہد بھائی 2-4 بندوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ قبر سے سلیں اٹھانے کی ہر طرح سے کوشش کر لی گئی مگر ناکام۔ فوری طور پر انہوں نے دوسری قبر تیار کی۔ شاہد نے گھر ابو کو بتا دیا۔ عتیق کے گھر والوں کو یہ سب بتانا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ ایسے میں جب مدثر بے ہوش ہو چکا تھا، بات کسی کو بھی واضح نہیں تھی۔ کیا مدثر نے عتیق کو قتل کر کے اندر ڈال دیا تھا؟ مدثر کے ابو نے فوری طور پر عتیق کے ابو کو کال کر کے قبرستان پہنچنے کو کہا۔ جب وہ آئے تو مدثر بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ عتیق کے والدین پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ مدثر کی بات کا یقین نہ کرتے مگر ایک سوال ہر کسی کی زبان پر تھا، ہر کسی کے ذہن میں تھا۔ قبر سے سلیں کیوں نہیں ہٹ رہی تھیں؟ کیا پراسراریت تھی اس میں؟ کیا اللہ کی حکمت؟ ایسی باتوں پر مذاق کرنے والوں کا کیا یہ انجام تھا؟ اور بہت سے سوال ذہن میں جنم لیتے مگر مدثر کے ذہن میں عتیق کی آخری باتیں گونجتی رہیں۔ میں آئندہ کوئی شرارت نہیں کروں گا، یاد کرو گے تم میری شرارتوں کو؟ ٹھیک ہے، تم ہی مٹی ڈال دینا، تمہیں اجازت ہے۔ مدثر جان، ایڈونچر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اپنی کہی بات ایک بار باہر آئے تو میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس نے واقعی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ رونے لگتا، چیخنے لگتا، پھر خود ہی سنبھل جاتا کہ وہ مٹی تو ڈال نہیں سکا مگر دفن وہ کر چکا تھا۔